जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2026। डियर स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हमने पढ़ना है उसका नाम है जी इनहेरिटेंस। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में भी ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, लाइक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। देन फिर हम आखिर में कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइक एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव ट्रेट्स हैं उसमें हम हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हद तक हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर जो प्रीवियस जो एमडी कैट में जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं वो ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड आए हैं। सो आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। जो क्रॉस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो बनाएंगे, उनको आपने अंडरस्टैंड करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, बजाय कि आप टॉपिक्स को जो है वो रट्टा मारें, उनको याद करें। आपको जो उनके क्रॉस हैं उनका आपको कॉन्सेप्ट जो है वो लेना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने कहा कॉन्सेप्ट बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो चैप्टर है जी हमारा इनहेरिटेंस का, और इसमें से लगभग 4 to 7 MCQs जो हैं वो आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस चैप्टर में अगर हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हमारे पास एक साइंटिस्ट है जो बड़ा फेमस है, और वो है हमारे पास ग्रीगर जोहान मेंडल। ठीक है, सो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी हम स्टार्ट करते हैं। जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हमारे पास एक ब्रांच आ जाती है बायोलॉजी की जिसको हम कहते हैं जीनेटिक्स। जीनेटिक्स क्या है? तो यहाँ पे टिक्स जो है उसका मतलब होता है स्टडी, जीन का मतलब जीन है सिंपली। तो जीनेटिक्स बेसिकली क्या है? ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम इनहेरिटेंस को डील करते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या होती है? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म या फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जीनेटिक्स जो है ये जीन से बेसिकली जो है वो वर्ड निकला है। ठीक है, और जीन क्या होता है? डीएनए का वो टुकड़ा जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए। उसके लिए पहले ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आता है और फिर ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट आता है, सेंट्रल डोगमा जिसको हम कहते हैं। जीन इज नोन एज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है, एमसीक्यूज पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ की टर्म्स को भी देख लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है जीन। चूंकि ये टर्म्स हमने आगे चल के बार बार वर्ड यूज़ करनी है, कभी जीन, कभी अलील, कभी होमोजाइगस, कभी हेट्रोजाइगस, तो हमें शुरू में इनके बारे में पता होना चाहिए। जीन क्या है? तो जैसे अभी हमने पढ़ा था, जीन क्या है? डीएनए सेगमेंट, डीएनए का वो टुकड़ा जो कि क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। डीएनए का वो टुकड़ा जिसके पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है उसको हम जीन कहते हैं। अब जो जीन होता है, हर जीन की हमेशा दो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, हर जीन की दो फॉर्म्स होती हैं, दो आप कह लें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। चलिए इस तरह कर लें, वो जो टाइप्स होती हैं उनको हम कहते हैं अलील्स। ठीक है, मतलब एक जो जीन होता है वो हमेशा दो वेरिएंट्स में पाया जाता है, उसकी दो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अलील। समटाइम दो से ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन एग्जिस्ट हमेशा दो ही करती हैं इन आ वन पर्सन। और जीन की जो लोकेशन होती है, जीन कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पे। तो पोजीशन कहते हैं प्लेस। तो क्रोमोसोम में वो जगह जहाँ पे जीन पाया जाता है उसको हम कहते हैं लोकस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो जीन एग्जिस्ट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब जैसे जी ये मैं एक क्रोमोसोम बना रहा हूँ, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम हो गया और ये मेरे पास उसका होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी कर लीजिए डियर स्टूडेंट, ये मैंने क्रोमोसोम इस तरह बनाया है, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने क्रोमोसोम इस तरीके से क्यों नहीं बनाया, हम तो क्रोमोसोम इस तरीके से बना रहे होते। तो याद रखें स्टूडेंट, यहाँ पर हम किसी डिवाइडिंग सेल की बात नहीं कर रहे। जब सेल डिवाइड करता है तो उसमें इंटरफेज में एक फेज आती है एस फेज, जिसमें क्रोमोसोम जो होता है, जो कि नॉर्मली इस तरह ही होता है, वो अपने आप को डुप्लीकेट करता है, तो इसलिए वो आपको इस तरह नजर आ रहा होता है। जो क्रोमोसोम है नॉर्मल सेल में वो इसी तरह ही होता है। अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये हमारे पास दोनों एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं, तो उनको हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। अब इस पेयर में जो एक क्रोमोसोम होता है वो हमेशा एक पेरेंट से आता है, और जो दूसरा क्रोमोसोम होता है वो हमेशा दूसरे पेरेंट से आता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम हाइट का जो करेक्टर है उसकी बात करें। अब हाइट को डिसाइड करने के लिए जो जीन है
उस जीन का एक जो पार्टनर होगा वो एक पेरेंट से आएगा, और जो दूसरा पार्टनर होगा वहाँ से दूसरा जो है वो आएगा ट्रेट, ठीक है, दूसरा जो है वो आएगा वेरिएंट, ठीक है। लेट से मान लें कि जो मेल है उनकी चूंकि नॉर्मली हाइट ज़्यादा होती है, तो मैं कैपिटल टी मैंने यहाँ पे लिखा, और जो फीमेल्स होती हैं लाइक मदर हैं तो उनकी हाइट नॉर्मली कम होती है, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल टी लिखा है, ठीक है। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने बनाया। अब ज़रा समझिएगा यहाँ पर वो क्या क्या रहा है। जीन जो होता है, जीन, वन जीन एग्जिस्ट करता है किस पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। अब ये मैंने बनाए हैं 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इस होमोलोगस क्रोमोसोम पे हमारे पास ये जो है ना, ये है जीन, हाइट वाला जीन, ठीक है। हाइट वाला क्या है, जीन है। अब जीन एक ही है, और ये जो लोकेशन अब ये जिस जगह पे मौजूद है, जिसको मैंने ये इस तरीके से अंडरलाइन किया है, ये जो जगह है इसको हम क्या कहेंगे, ये लोकस है, ठीक है, ये लोकस है। और आप देख रहे हैं जीन, ये एक ही जीन है लेकिन उसकी 2 अल्टरनेट फॉर्म्स है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। तो ये जो हमने 2 अल्टरनेट फॉर्म्स बनाई हुई हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये असल में हमारे पास क्या है, ये अलील्स हैं इस जीन के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब आप देखें कि ये जो मैंने अलील बनाए हैं, इनमें एक कैपिटल बनाया है, ठीक है। अब कैपिटल का मतलब ये होता है कि ये अपने आप को शो करेगा। अब जैसे जिस इंडिविजुअल के अंदर ये चीज़ मौजूद होगी उसकी हाइट टॉल होगी, तो आप कहेंगे यहाँ पे स्मॉल वाला भी तो है। तो आम तौर पे वो अलील जो अपने आप को बॉडी में शो कर देता है उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और ऐसे अलील को हम कहते हैं डोमिनेंट अलील। क्या कहते हैं, डोमिनेंट अलील। ऐसा अलील जो अपनी फिनोटाइप एक्सप्रेस कर देता है। फिनोटाइप क्या होता है, करेक्टर, ट्रेट, आगे हम इसको भी देखेंगे। तो फिनोटाइप कहते हैं, ये देखें लिखा भी हुआ, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, बॉडी में ट्रेट का नजर आना। जैसे हाइट बड़ी नजर आ रही है तो ये कैपिटल टी की वजह से। इसका मतलब है कि ये लील अपनी फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है। और जो नहीं कर पा रहा होता उसको हम क्या करते हैं, रिसेसिव अलील, और इनको हम हमेशा किससे शो करते हैं, स्मॉल लेटर से शो करते हैं, ठीक हो गया। अब जीन, अब ये मैंने एक जीन बनाया हुआ है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको कहते हैं जीनोटाइप। जीन किस टाइप का है, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। क्या उस जीन में दोनों अलील सेम टाइप के हैं, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस जीनोटाइप। क्या उस जीन में दोनों अलील डिफरेंट टाइप के हैं, दिस इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। तो जीन की टाइप क्या है, उस जीन का जो कॉम्बिनेशन है, उस जीन में अलील्स का कॉम्बिनेशन क्या है। अगर तो दोनों अलील सेम है तो होमोजाइगस, होमो मीन सेम, जाइगस मीन टाइप, सेम टाइप के अलील है, हेट्रो मीन डिफरेंट टाइप के अलील हैं, ठीक है। फिनोटाइप, अब ये जीनोटाइप अगर होगी तो जो बॉडी में जो ट्रेट अपेयर होगा टॉल, ये होगी तो ड्वार्फ का छोटा होगा, ठीक है। अब इसमें आप जानते हैं ये डोमिनेंट है, ये शो होगा, ये अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ भी करेक्टर होगा टॉल। अब ये हमारे पास जीनोटाइप्स हैं, लेकिन ये जो करेक्टर अपेयर हो रहा है ये हमारे पास क्या है, ये फिनोटाइप है। तो करेक्टर का बॉडी में अपेयर होना, फिजिकली जो नजर आ रहा होता है हमें, वो फिनोटाइप कहलाता है, ठीक है। फिर एक टर्म है जीनोम। जीनोम क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म में जो टोटल नंबर होता है जीन्स का उसको कहते हैं जीनोम, और एक पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर होता है जीन का उसको हम कहते हैं जीन पूल, ठीक है। पूल पॉपुलेशन के लिए टर्म यूज की गई है, ठीक है। बड़ा सैंपल है हमारे पास। एक ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स होते हैं उनको हम जीनोम कहते हैं, और एक पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर ऑफ जीन होते हैं उन्हें हम जीन पूल का नाम देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ टर्म्स जो हैं ये आप इनको अंडरस्टैंड किए होंगे, स्पेशली जीन के बारे में। एक जीन होमोलोगस क्रोमोसोम पे पाया जाता है, उसकी 2 अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं जिनको आप अलील कहते हैं। तो एक अलील एक पेरेंट से आ रहा होता है, दूसरा अलील हमेशा दूसरे पेरेंट से आ रहा होता है। फिर जब दोनों अलील मिलते हैं तो वो जो अलील्स का कॉम्बिनेशन बनता है उसको कहते हैं जीनोटाइप। फिर उसके हिसाब से उस नई नस्ल में करेक्टर अपेयर होता है, ट्रेट अपेयर होता है फिजिकली बॉडी में, इसको आप कहते हैं फिनोटाइप। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे जेनेटिक्स की जब हम बात करें तो यहाँ पे जेनेटिक्स की डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। एक हमारे पास टाइप होती है क्लासिकल जेनेटिक्स, ठीक है। एक हमारे पास जो टाइप है वो कौन सी है, क्लासिकल जेनेटिक्स, ठीक है। अब जो क्लासिकल जेनेटिक्स है ये बेस्ड होती है किसके ऊपर, फिनोटाइप के ऊपर। ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, फिनोटाइप पे बेस्ड होती है। तो मेंडल ने जितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जो क्रॉस हम आगे पढ़ेंगे भी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्ट में,
फिनोटाइप बेस्ड है, फिनोटाइप बेस पर जो है वो एक्सपेरिमेंट है। तो अगर फिनोटाइप की बेस पे है तो उसको हम कहते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स। यही वजह है कि मेंडल को हम फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। फिर उसके बाद है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अब इसमें मॉलिक्यूल बेस्ड जेनेटिक्स होगी, ठीक है, मॉलिक्यूल लाइक डीएनए वगैरह की हम बात करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, स्टडी ऑफ जीन एट पॉपुलेशन लेवल। जब हम पॉपुलेशन लेवल पे जीन डिस्कस कर रहे होंगे तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और ये काफ़ी हद तक फिर हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि जी एवोल्यूशन कैसे होती है। तो मेंडल की जी हम बात करें तो मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अगर सिंपल लिखा हो ना फादर ऑफ जेनेटिक्स या क्लासिकल जेनेटिक्स तो हम मेंडल को ही सिलेक्ट करेंगे। एक है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो उसमें हम आमतौर पे थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन, जिसका आगे एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करते हैं। तो मेंडल की अगर हम बात करें जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, इसका पूरा नाम था ग्रीगर जोहान मेंडल। बर्थ है जी 22 जुलाई 1822 को जैकरी पब्लिक के अंदर जो है वो पैदा हुए थे, ठीक है। और इनकी डेथ जो है वो बर्नो के अंदर हुई थी 6 जनवरी 1884 को, ठीक है। फादर ऑफ क्लासिकल या मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स में थॉमस हंट मॉर्गन को भी कंसीडर किया जाता है। इसको लाजमी चेकआउट करना है आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स के मुताबिक। मेंडल वर्क थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मेंडल जो है वो क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अभी तक आपने ये याद रखना है, मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल ने क्या किया था जी, 1856 से लेकर 1863 तक जो है, मतलब ये तकरीबन जो है वो 8-9 साल जो है वो बनते हैं, ठीक है, सॉरी 7 से 8 साल बनते हैं। तो इन सालों में मेंडल ने क्या किया, लगभग 28,000 जो पी प्लांट्स थे, बास टेक्स्ट बुक्स के मुताबिक 28,000 पी प्लांट्स के ऊपर जो है ना एक्सपेरिमेंट्स किए। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है उन एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट था वो पब्लिश किया 1866 में, पब्लिश्ड पेपर इन 1866, ठीक है। और पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। काम जो है वो फिर रीडिस्कवर हुआ। आप इसको सिंपल रखें, सिंपल रखें। मेंडल जो है वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। मेंडल ने पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए और अल्टीमेटली 1866 में जो है पेपर अपना पब्लिश किया। लेकिन ज़्यादा इनके काम को फोकस नहीं किया गया क्योंकि उस वक्त तक डीएनए, जीन्स, इनके बारे में ज़्यादा अभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे, साइंटिस्ट लोग इनके बारे में नहीं जानते थे। आखिरकार इनकी जो डेथ थी वो 1884 में हो गई। 1884 में डेथ के 16 साल बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, हुगो डिवरीज, कॉरेंस और टेसरमच। इन्होंने क्या किया, मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। मेंडल के काम को क्या किया, रीडिस्कवर किया। और उसकी एक वजह ये भी थी कि इस टाइम तक डीएनए के बारे में, जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में साइंटिस्ट को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में एविडेंस मिलना शुरू हो गए थे। काफ़ी ज़्यादा काम इस पे शुरू हो चुका था। सवाल ये था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट का ही इंतखाब क्यों किया। पी प्लांट साइंटिफिक नेम है जी पाइसम सैटिवम, ठीक है, पाइसम सैटिवम। सवाल ये था कि क्यों सिलेक्ट किया। रीज़न नंबर 1, इजी टू कल्टीवेट थे, बड़ी आसानी से काश्त किए जा सकते थे। लाइफ स्पैन बड़ा शॉर्ट था, कम टाइम में ज़्यादा जनरेशन प्रोड्यूस की जा सकती थी। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अलाउड सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इनकी सेल्फ पॉलिनेशन भी की जा सकती थी, क्रॉस पॉलिनेशन भी की जा सकती थी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन से हमेशा आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। तो अगर आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग चाहिए होता था एक्सपेरिमेंट के लिए तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती थी। फिर इसके अलावा पी प्लांट के अंदर जो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मौजूद थे। अब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब क्या है कि हर ट्रेट का ओपोजिट भी था। लाइक अगर टॉल पी प्लांट था तो ड्वार्फ पी प्लांट भी था, ठीक है। अगर राउंड सीड था तो रिंकल सीड भी था, येलो सीड था तो ग्रीन सीड भी था। मतलब हर ट्रेट का कॉन्ट्रास्ट ओपोजिट जो है वो मौजूद था, जिससे एक्सपेरिमेंट करने में जो है वो आसानी हो रही थी। मेंडल्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब मेंडल ने क्या किया जी, 7 ट्रेट्स सिलेक्ट किए, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सिलेक्ट किए पी प्लांट में अपने एक्सपेरिमेंट के लिए।
अब वो 7 ट्रेड्स में उसमें फ्लावर कलर था, सीड शेप थी, सीड कलर था, पोड कलर था, पोड शेप थी, प्लांट की हाइट थी, फ्लावर की पोजीशन थी, आया वो एक्सियल है या टर्मिनल है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, मेंडल ने ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो सिलेक्ट किए थे, अब ट्रेट्स को कौन कंट्रोल करता है, कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है, जीन्स कंट्रोल करते हैं, तो दे आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स प्रेजेंट ऑन 4 होमोलोगस क्रोमोसोम। और शुरू में ही हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट सेकेंड स्लाइड में कि जो जीन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। तो ये जो 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, इनको कंट्रोल करने वाले जो जीन्स थे वो 4 होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर पाए जाते थे। ये जी देखें वो ट्रेट्स हैं हमारे पास, सीड कलर, सीड शेप, पोड कलर, पोड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन और फ्लावर की जो हाइट है, ठीक है। अगर येलो है तो ग्रीन भी है, राउंड है तो रिंकल भी है, पोड शेप जो है, पोड कलर ग्रीन है तो येलो भी है, पोड शेप जो है वो इन्फ्लेट है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड भी है, ठीक है। ये वो 7 ट्रेट्स थे जो कि सिलेक्ट किए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। बहरहाल हमने अपनी बुक के अंदर जो ज़्यादा फोकस करना है वो हमने शेप के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, ये जो शेप है या कलर के ऊपर। तो पहले लॉ की तरफ आते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स चैप्टर के शुरू में ही इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि जी इसमें हमने जो है ना क्रक्स समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है क्रॉस का, ठीक है। और क्योंकि यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। सो पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये जो लॉ था ना, ये उसने कैसे डेवलप किया, बाय आ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मीन 1, तो ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक ट्रेट को लिया जा रहा हो क्रॉस करवाने के लिए, उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहले ज़रा हम उस क्रॉस को ही जो है वो समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया क्रॉस ही इंपॉर्टेंट है। अब करना कौन सा क्रॉस है, तो हमने कहा जी करना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक ट्रेट ही लिया जाता है, सिर्फ 1 ट्रेट ही सिलेक्ट किया जाता है फॉर दी क्रॉस, फॉर दी एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल ने क्या किया, तमाम जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे ना, इन पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले इनकी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज तैयार की। अब ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, तो ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है होमोजाइगस टाइप्स तैयार की। और होमोजाइगस शुरू में हमने आपको बताया था कि जब जीन के अंदर दोनों अलील सेम हो तो उसको हम कहते हैं होमोजाइगस जीनोटाइप। अब मेंडल ने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए एक ट्रेट सेलेक्ट कर लिया। अब वो ट्रेट कौन सा था, तो वो ट्रेट था जी सीड शेप। मेंडल ने क्या किया, सीड शेप को जो है वो अपने क्रॉस के लिए सिलेक्ट कर लिया। और सबसे पहले क्या तैयार किए, इनकी होमोजाइगस टाइप। जैसे कि मेंडल ने क्या किया, होमोजाइगस, ट्रू ब्रीडिंग भी कहा जाता है। मेंडल ने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग राउंड प्लांट जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कैपिटल आर लिखा हुआ है। और इसी तरह होमोजाइगस रिंकल सीड तैयार कर लिया, स्मॉल आर जो है वो सिलेक्ट कर लिया। मतलब एक तरफ जो है वो कैपिटल आर और कैपिटल आर ले लिया राउंड, ठीक है। अब 2 अलील क्यों बना रहे हैं, एक ही जीन है, ठीक है, तो एक जीन के कितने अलील होंगे, 2, दोनों सेम है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, होमोजाइगस राउंड सीड, ठीक है। और इसी तरह यहां पर है होमोजाइगस रिंकल सीड, ठीक है, रिंकल सीड। अब ये इनका प्लांट दिखाया गया। अब ये जो सीड है ये इस प्लांट के अंदर मौजूद है, ये जो सीड है ये इस प्लांट के अंदर मौजूद है। अब इनकी करवाई गई, इन दोनों की क्या करवाई गई, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, प्लांट डिफरेंट होते हैं, तो यहां से क्या किया गया, यहां से इसके स्टेमन रिमूव कर दिए गए ताकि यहां से पोलन जो है वो मूव करके इस प्लांट पर आए, तो यहां पर हुई क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन के नतीजे में जो पहली नस्ल पैदा हुई, F1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये है पेरेंट 1, इसको कहते हैं P1 जनरेशन। अब जब क्रॉस करवाया गया P1 में, ठीक है, राउंड सीड और रिंकल सीड में जब क्रॉस करवाया गया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाई गई, तो उसके नतीजे में F1 जनरेशन में जो प्लांट्स डेवलप हुए, उन सब के अंदर
उन सब के अंदर जो सीड थे वो कौन से थे, आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, राउंड सीड पैदा हुए। कौन से सीड पैदा हुए, राउंड सीड पैदा हुए, ठीक है, राउंड सीड पैदा हुए। तो मेंडल ने देखा कि जब राउंड का क्रॉस रिंकल से करवाया गया तो F1 में सारे राउंड पैदा हुए। अब उसको तो फिनोटाइप नज़र आ रही थी, ठीक है, सारे राउंड पैदा हुए हैं। तो इसने मेंडल ने ये फिलहाल के लिए ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये जो ऐसा लगता है कि जो राउंड करेक्टर है ना ये डोमिनेंट है रिंकल के ऊपर, इसीलिए राउंड शो हो रहा है, रिंकल नहीं शो हो रहा। ये वजह थी कि राउंड के जो अलील थे उनको क्या किया गया, कैपिटल से शो किया गया, और जो रिंकल थे उनके स्मॉल अलील से, स्मॉल लेटर से जो है वो शो किया गया, ठीक है। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने डिसाइड किया कि अब एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। मेंडल ने क्या किया, ये जो F1 में ये जो राउंड सीड आया था, ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये प्लांट के अंदर मौजूद था, इसकी क्या करवाई, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करवाई, अब देखिए ये जो सीड है ना ये इस प्लांट के अंदर मौजूद है, ठीक है, प्लांट भी यहाँ पे शो कर दिए हमने। अब इसकी करवाई सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इसी जैसा, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि इसी जैसा क्या पैदा होगा। अब ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो इसी जैसा जो है वो क्या पैदा होगा, दूसरा प्लांट भी पैदा होगा, ठीक है। फिर उनका करवाया गया क्रॉस। अब क्रॉस करवाने के बाद डियर स्टूडेंट्स जब F2 जनरेशन पैदा हुई, F2, तो F2 में रिजल्ट क्या आ रहा था, F2 में 3 राउंड पैदा हो रहे थे, 3 राउंड बन रहे थे, एक रिंकल बन रहा था। मतलब जो फिनोटाइपिक रेशियो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, फिनोटाइप बेस्ड है, फिनोटाइप, तो 3 राउंड है, ये आप देख रहे हैं 3 राउंड सीड बन रहे हैं और एक जो है वो रिंकल बन रहा है। तो मेंडल ने F2 की जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या आती है, 3:1, ठीक है। 3 जो है वो क्या है, राउंड है, और 1 जो है वो क्या है, रिंकल है, ठीक है। 3:1 रेशियो, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सवाल ये था कि F1 का क्रॉस करवाया गया F1 में, तो F1 में तो राउंड ही थे, तो ये रिंकल कहाँ से आ गया। तो यहाँ से हमें आइडिया मिला, मेंडल को ये आइडिया आया कि ये जो प्लांट है ये बज़ाहरी राउंड है, लेकिन इसमें रिंकल वाली इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ पे रिंकल बन रहा है, वैसे तो रिंकल नहीं बन सकता। तो पता चला कि ये जो प्लांट है, ठीक है, F1 जो जनरेशन है बज़ाहरी वो राउंड नज़र आ रही है, लेकिन उसकी जो जीनोटाइप है वो राउंड वाली नहीं है, होमोजाइगस नहीं है। उसकी जो जीनोटाइप है वो असल में क्या है, वो ये वाली है। तभी ये रिंकल वाली इंफॉर्मेशन F2 में गई और रिंकल जो है वो बना है। तो इससे ये पता चला कि जब 2 ऑर्गेनिजम्स में क्रॉस करवाते हैं तो नई नस्ल जो पैदा होती है, उस नई नस्ल में एक जो अलील होता है वो एक पेरेंट से आ रहा होता है, और जीन का दूसरा अलील जो होता है वो दूसरे पेरेंट से आ रहा होता है। अब आप जानते हैं कि प्लांट्स में पहले क्या होती है, ऑर्गेनिजम्स में पहले क्या होती है, अब 2 ऑर्गेनिजम्स के दरमियान करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दोनों जानदारों में पहले मियोसिस होती है, जो कि आज हम जानते हैं मियोसिस होती है, और उसके नतीजे में गैमीट बनते हैं। अब इसके अगर गैमीट बनाएं तो गैमीट फिर इस तरह बनेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल आर। इसके गैमीट बनेंगे तो स्मॉल आर और स्मॉल आर, तभी एक इधर से आएगा और एक जो है वो इधर से आएगा, ठीक है। तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि जब मियोसिस होती है, मियोसिस में जब गैमीट्स बनते हैं तो एक जीन के दोनों अलील अलहदा हो जाते हैं, और इस तरह अलहदा होते हैं कि एक गैमीट में जीन का सिर्फ एक अलील ही आता है, तभी ये रिजल्ट आएगा। अब यही एक्सपेरिमेंट बाकी 6 ट्रेड्स पर भी बारी बारी किया गया, तो सबके एंड पर रिजल्ट जो है वो यही आ रहा था। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ रही थी, 3:1, ठीक है, 3:1, ठीक है। अब इसके लिए आप क्रॉस करवाना चाहें तो ये जैसे ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, ठीक है, क्रॉस करवाया जा रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर से, तो इसके भी आप गैमीट बनाएं तो एक बनेगा कैपिटल आर, एक बनेगा स्मॉल आर। इसके भी आप बनाएं एक कैपिटल आर और एक बनाएं स्मॉल आर, ठीक है। अब ये उसने क्रॉस करवाया हुआ है, रैंडम फर्टिलाइजेशन। तो इसका एक बेहतरीन तरीका होता है, आप पुनट स्केयर अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे RC पुनट, उन्होंने कहा कि जी आप एक पेरेंट के जो गैमीट है वो एक साइड पे लिख दें, दूसरे के जो है वो दूसरे साइड पे लिख दें और इनका आपस में क्रॉस करवा दें। अब जब आप क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास रिजल्ट वही आएगा जो यहाँ पे शो किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड, 3 राउंड है,
एक क्या है, रिंकल है। लेकिन यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स गौर करें, ये फिनोटिपिक रेशो हम लिख रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए जीनोटिपिक रेशो लिखें, मतलब जीनोटाइप, तो जीनोटाइप में ये देखें कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल, ये भी होमोजाइगस है, ये भी ये दोनों हेट्रोजाइगस है। तो हमारे पास जीनोटिपिक जो रेशो बन रही है वो बन रही है 1:1। ये कौन सी रेशो है, ये है जीनोटिपिक रेशो। ठीक है, 1 जो है वो राउंड है, 1 जो है वो रिंकल है, और 1 जो है वो होमोजाइगस है। ठीक है, और 2 जो है वो हमारे पास हेट्रोजाइगस है। तो फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो आपने याद रखनी है। अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल के ऊपर। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक जब भी मियोसिस होती है तो मियोसिस में जो गैमीट बनते हैं, हर गैमीट में सिर्फ जीन का एक अलील आता है। अब आपने देखा था जीन के अलील तो 2 थे, लेकिन जब गैमीट बनेंगे तो हर गैमीट में जीन का सिर्फ एक अलील ही आएगा। ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन होती है, आपने देखा कि यहाँ पर आपने देखा कि हमने एक गैमीट में एक ही अलील आ रहा है, लेकिन जब रैंडम फर्टिलाइजेशन हो रही है तो आप देखें कि जो हैं वो अलील क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होकर उतने 2 ही जो है वो बन जाते हैं। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन अलील्स दोबारा से क्या हो जाते हैं, जब रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है तो वो दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं जीन की शक्ल में। ठीक है, तो F2 में हमारे पास एक होमोजाइगस बना। ठीक है, जो जीनोटिपिक रेशो की बात कर रहा है तो ये आ गई जीनोटिपिक रेशो 1:1, जबकि फिनोटिपिक रेशो क्या है 3:1। ये रेशोज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ, सेकंड लॉ की तरफ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने क्या किया, एक नहीं बल्कि 2 ट्रेड्स को एक साथ क्रॉस करवाया। ठीक है, 2 ट्रेड्स। अब वो ट्रेड कौन से थे, तो एक तो वही जो हमने पीछे पढ़ा, डेट इज सीड शेप, राउंड होगी या रिंकल होगी। दूसरा करेक्टर जो साथ में लिया वो लिया सीड कलर। अब सीड में 2 कलर थे, येलो और ग्रीन, और याद रखिएगा येलो जो है ये डोमिनेंट होता है ग्रीन पे। जैसे हमने राउंड पढ़ा था, राउंड डोमिनेंट होता है रिंकल पे, इसी तरह येलो डोमिनेंट होता है ग्रीन पे। ये ऑलरेडी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पता चल चुका था। अब मेंडल ने क्या किया, अगेन वही तरीकाकार, शुरू में हमने क्या करना है, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज लेनी है, होमोजाइगस टाइप लेनी है। तो एक तरफ हम ले लेंगे राउंड येलो। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, एक तरफ हम ले लेंगे राउंड येलो, राउंड येलो। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई होमोजाइगस। अब ये हमारे पास है P1 जनरेशन। ठीक है, इसका क्रॉस करवाया जाएगा होमोजाइगस रिंकल ग्रीन से। ठीक है, एक तरफ डोमिनेंट ले लिया, एक तरफ रिसेसिव ले लिया। अब राउंड का रिंकल से क्रॉस करवा रहे हैं। जब राउंड का रिंकल से क्रॉस करवाएंगे तो आप जानते हैं जब हम गेमीट बनाएंगे तो गेमीट में क्या होगा, एक जीन का, अब जीन कैपिटल आर एक आ गया अलील। ठीक है, दूसरा जीन यहाँ पर है कैपिटल वाई, तो इसका भी एक ही अलील आ जाएगा। यहाँ भी इसी तरह होगा, स्मॉल आर है तो गेमीट में एक अलील ही आएगा। स्मॉल वाई दूसरा जीन है तो उसका भी एक ही अलील आएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई कर रहे हैं, जो कहता है कि जब गेमीट बनते हैं, गेमीट मियोसिस के जरिए बनते हैं, तो ये हम गेमीट बना रहे हैं, तो गेमीट में क्या होता है, एक जीन का सिर्फ एक अलील आता है। तो यहाँ पे 2 जीन्स हैं, याद रखें, एक ये वाला जीन है शेप के लिए, और एक ये वाला जीन है कलर के लिए। तो इस जीन का भी एक अलील आ गया और इस जीन का भी एक अलील आ गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हो रहा है कि गेमीट में एक जीन का सिर्फ एक अलील आता है। तो जब इनमें रैंडम फर्टिलाइजेशन होगी तो जो नई नस्ल बनेगी वो क्या होगी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये बन गई जी F1 जनरेशन। अब F1 में सारे, क्योंकि ये डोमिनेंट है, राउंड हो जाएगा, ये भी डोमिनेंट है तो येलो। अब सारे के सारे जो प्लांट बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, राउंड येलो बन रहे हैं। सारे के सारे जो है वो क्या बन रहे हैं, राउंड येलो बन रहे हैं। अब फिर उसी तरह जैसे हमने पिछला क्रॉस करवाया था, मेंडल ने डिसाइड किया कि वो ये जो राउंड, ये जो F1 जनरेशन आई है इसकी करवाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी करवाई गई सेल्फ पॉलिनेशन, तो दोबारा से वही बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनका फिर आपस में करवाया क्रॉस, मतलब F1 मल्टीप्लाई बाय F1 करवाया और F2 जनरेशन बनाई। अब F2 में जो रिजल्ट वो एक्सपेक्ट कर रहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक, वैसा रिजल्ट नहीं आया।
तो क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में दो ही फिनोटाइप आएंगी, एक राउंड आएगी एक रिंकल आएगी, जो कि शुरू में भी थी P1 में। अब यहाँ पे P1 में दो थी, एक राउंड येलो और दूसरी रिंकल ग्रीन। लेकिन यहाँ पे दो की बजाय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दो की बजाय कितनी फिनोटाइप्स बन रही थी? 4 फिनोटाइप्स, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। और F2 में रेशो क्या आ रही थी? 9:3:3:1। ये रेशो याद रखनी है क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ है जी। अब ये जो रेशो है ये है राउंड येलो की, ठीक है। ये जो रेशो है ये किसकी है? ये है रिंकल ग्रीन की। ये रेशो किसकी है हमारे पास? राउंड ग्रीन की। ये है राउंड येलो की। तो ये क्वेश्चन ना इस तरीके से एमडी कैट में आया हुआ है, व्हाट इज द रेशो ऑफ राउंड येलो टू रिंकल ग्रीन, ठीक है। राउंड येलो टू रिंकल ग्रीन की रेशो क्या है? तो वो बनेगी 3:1। राउंड ग्रीन टू राउंड येलो की रेशो क्या है? तो वो है 3:3। राउंड येलो की रिंकल ग्रीन के साथ क्या रेशो है F2 में? तो वो है 9:1। तो ये याद रखना है, एमडी कैट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर एक और लॉ भी अप्लाई होगा। जब मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई करके गैमीट बनाए और क्रॉस करवाया तो ये फिनोटाइप्स नहीं आ रही थी। लेकिन जब मेंडल ने इस तरह से गैमीट बनाए कि जी इस तरीके से गैमीट बनाया, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई बना दिया, ठीक है। फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जो है वो बनाया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अभी भी अप्लाई हो रहा है, एक जीन का सिर्फ एक अलील ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और लॉ अप्लाई हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट कहते हैं अरेंजमेंट को, इंडिपेंडेंट का मतलब है अपनी मर्जी है उसकी, कि जैसे ये वाला जो अलील है इसकी मर्जी है ये इसके साथ अपने आप को असॉर्ट कर ले, गैमीट में अरेंज कर ले, इसकी मर्जी है ये इस वाले के साथ अपने आप को जो है वो असॉर्ट कर ले, इसकी अपनी मर्जी, इंडिपेंडेंट है। मेंडल पहले डिपेंडेंसी लगा रहा था, कैपिटल को कैपिटल के साथ, स्मॉल को स्मॉल के साथ बना रहा था, रिजल्ट ये नहीं आ रहा था, मैच नहीं हो रहा था। लेकिन जब इस तरीके से उसने गैमीट बनाए कि डिपेंडेंसी खत्म कर दी, कैपिटल का कैपिटल के साथ भी बनाया, कैपिटल का स्मॉल के साथ भी बनाया, तो जब उसने गैमीट्स बनाए उनको क्रॉस करवाया तो जो रिजल्ट था वो उसके साथ मैच कर गया। इसका मतलब है कि जब एक से ज़्यादा ट्रेट मौजूद होते हैं तो क्या होता है, गैमीट के अंदर एक जीन का जो अलील होता है वो दूसरे जीन के किसी भी अलील के साथ गैमीट में अपने आप को असॉर्ट कर सकता है, अरेंज कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपने दो लॉज याद रखने। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब भी गैमीट बनेगा, मियोसिस के जरिए जब गैमीट बनेगा तो एक जीन के दोनों जो अलील होंगे ना वो अलग-अलग हो जाएंगे, इस तरह से कि हर गैमीट में एक जीन का सिर्फ एक अलील ही आएगा। दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर जब एक से ज़्यादा ट्रेट्स होते हैं, एक से ज़्यादा ट्रेट होते हैं तो जो मियोसिस में जो गैमीट बनेगा तो गैमीट में हर जीन का अलील एक ही आएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा। लेकिन साथ ही एक और लॉ भी अप्लाई होगा, और वो क्या होगा कि एक जीन का जो अलील होगा वो दूसरे जीन के किसी भी अलील के साथ अपने आप को गैमीट में अरेंज कर सकता होगा। तो डेट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जब ये तरीका अप्लाई किया गया तो रिजल्ट जो है वो मैच कर गया। अब देखिए यहाँ पे रैंडम फर्टिलाइजेशन नहीं करवाई उसने, यहाँ पे क्या करवाई उसने, पुनेट स्क्वायर अप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ गैमीट्स ज़्यादा हैं। अगर रैंडम फर्टिलाइजेशन करवाते तो एक बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाना था जो अंडरस्टैंडेबल नहीं होना था। तो उसके लिए फिर उसने क्या किया, पुनेट स्क्वायर अप्लाई कर दिया। एक पेरेंट की गैमीट एक साइड पे लिख दिए, दूसरे पेरेंट की गैमीट दूसरी साइड पे लिख दिया और इनका आपस में क्रॉस जो है वो करवा दिया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है राउंड येलो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये हमारे पास है, ये हमारे पास है रिंकल ग्रीन, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे पास है राउंड ग्रीन। फिर उसके बाद ये जो है ये हमारे पास है रिंकल येलो। और फिर उसके बाद ये वाला जो है ये हमारे पास है रिंकल ग्रीन। तो ये आपने रेशो जो है वो याद रखनी, ये क्रॉस आपने याद रखना है, तो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, मेंडल ने जब दो ट्रेड्स को एक साथ स्टडी किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचा
इस नतीजे पर पहुंचा F1 में पहले तो सारे राउंड जेलो बने, लेकिन जब उनका आपस में क्रॉस करवाया F1 का F1 F2 जनरेशन बनाई गई तो रेशियो क्या आई 9:3:3:1। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि अलील्स ऑफ वन ट्रेट, ठीक है, या वन जीन भी कह सकते हैं आप, क्योंकि एक ट्रेट को एक ही जीन कंट्रोल कर, एक जीन के एक ट्रेट के जो अलील होते हैं वो दूसरे ट्रेट के किसी भी अलील के साथ, वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी अलील के साथ अपने आप को क्या कर सकते हैं, असॉर्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा दोबारा इस तरीके से समझे डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ये मेरे पास एक ट्रेट है, इस ट्रेट का नाम क्या है, शेप, ठीक है, शेप है, और ये हमारे पास है कलर। ये दो ट्रेट्स हैं, या आप कह ले दो जीन्स हैं। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, अब देखिए जब गेमीट बनाएंगे हम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं कि एक ट्रेट का जो अलील है, लेट्स से मैं ये वाला ले लेता हूँ, एक ट्रेट का जो अलील है वो इंडिपेंडेंट है, उसकी मर्जी है वो दूसरे ट्रेट के किसी भी अलील के साथ मिल जाए। अब ये जो है ना, ये इंडिपेंडेंट है, इसकी मर्जी है ये दूसरे ट्रेट के इस अलील के साथ भी अपने आप को असॉर्ट कर सकता है, ठीक है, और इसकी मर्जी है ये दूसरे अलील के इस वाले के साथ भी अपने आप को असॉर्ट कर सकता है। तो ये बन गई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी अप्लाई हो रहा है, एक ट्रेट का, एक जीन का एक ही अलील आ रहा है, लेकिन साथ ही दूसरा लॉ भी अप्लाई हो रहा है कि एक ट्रेट का अलील दूसरे ट्रेट के किसी भी अलील के साथ अपने आप को असॉर्ट कर सकता है गेमीट में। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और यही वो कॉन्सेप्ट है जो कि आपने समझना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़, ये F2 करवाने के बाद ये तो हमें पता चल गया यहाँ पे रिंकल की इंफॉर्मेशन भी है, मतलब यहाँ पे कैपिटल के साथ स्मॉल भी है, लेकिन इस चीज़ को कंफर्म कैसे किया जाए। तो इसको कंफर्म करवाने के लिए मेंडल ने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस भी कहते हैं, ठीक है। ये क्रॉस हम किस लिए करवाते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है। अब जैसे राउंड शो हो रहे हैं सारे, लेकिन शो राउंड हो रहा है, लेकिन उसमें जीनोटाइप तो ये है। तो राउंड फिनो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, उसकी एग्जैक्ट जीनोटाइप क्या है, क्या ये वाली है कि ये वाली है। तो जीनोटाइप पता लगाने के लिए, एक डोमिनेंट फिनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट जीनोटाइप पता लगाने के लिए कि आया वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, उसके लिए टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। अब वो ज़रा टेस्ट क्रॉस समझ लें। ये जी हमारे पास टेस्ट क्रॉस है, बहुत ही ईजी सा है, इसको यहाँ पर आपने समझना है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास वो टेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है। अब इसका हमने पता लगाना है कि आया इसकी जो फिनोटाइप है, सॉरी डोमिनेंट राउंड क्या है, डोमिनेंट फिनोटाइप। अब इसकी हमने जीनोटाइप पता लगानी, क्या वो कैपिटल आर है कि कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो हम क्या करवाएंगे, इसी के होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवा देंगे, होमोजाइगस रिसेसिव से। तो अगर अब यहाँ पे हमने क्रॉस करवाया, आप देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई किया, अब सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है क्या आ रहे हैं, राउंड आ रहे हैं। तो अगर सारे राउंड आते हैं तो इसका मतलब है जीनोटाइप होमोजाइगस है, ठीक है। लेकिन अगर ये डिटेल ऊपर लिखी हुई है, तो अगर हेट्रोजाइगस होगी, ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप का गेमीट बनेगा। तो फिनोटाइप भी दो आ रही है, राउंड भी आ रही है, 50% राउंड आ रहे हैं और 50% जो है वो क्या आ रहे हैं, रिंकल आ रहे हैं। तो अगर सारे राउंड आते हैं तो इसका मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म की जो जीनोटाइप है वो क्या है, वो होमोजाइगस। और अगर 50-50 आ रहे हैं, इसका मतलब उसकी जीनोटाइप क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यहाँ पर ये जो आया था हमारे पास, ये राउंड, अब बाजारी तो ये राउंड नजर आ रहा है, लेकिन जीनोटाइप में स्मॉल आर भी है। तो ये कैसे पता चला, इसका रिसेसिव से क्रॉस करवाया तो रिजल्ट क्या आया, 50-50 जो है वो रिजल्ट आया। 50-50 रिजल्ट आने का मतलब है कि इसकी जो बाजारी तो ये हमें नज़र आ रहा है राउंड, लेकिन इसकी जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस नहीं है, वो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। यही कॉन्सेप्ट ही सिर्फ आपने इसमें अंडरस्टैंड करना है, इसमें डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जी डियर स्टूडेंट, एक टॉपिक है छोटा सा, सिलेबस में तो ऐड नहीं है डायरेक्टली, लेकिन कर लेंगे तो बेहतर ही है, डोमिनेंस रिलेशंस। डोमिनेंस रिलेशन, अब जैसे कि आपने पढ़ा था एक जीन में कितने अलील होते हैं, दो अलील होते हैं। तो एक अलील का दूसरे अलील पे जो इफेक्ट है, जैसे ये इस पे इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये डोमिनेंट
अफेक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि सिर्फ ये अपेयर होगा फिनोटाइप में, ये अपेयर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये फुली डोमिनेट कर रहा है। तो ये क्या है, एक अलील का दूसरे अलील पर क्या इफेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं डोमिनेंस रिलेशन। द इफेक्ट ऑफ वन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील, एक अलील का अपने पार्टनर अलील पर क्या इफेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं डोमिनेंस रिलेशन। और हमारे पास टोटल जो है ना इस तरह के 4 रिलेशंस मौजूद हैं। नंबर 1 है कंप्लीट डोमिनेंस, जब एक अलील कंप्लीट डोमिनेट करे दूसरे के अलील पर, मतलब सिर्फ अपना फिनोटाइप शो करे, दूसरे का शो ही ना होने दे, उसको कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। और मेंडल के जो हम पढ़ के आए हैं F1 में, तो उसमें क्या था, राउंड कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। इसी तरह येलो कलर कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा था, तो वो क्या था, कंप्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल थी। तो कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, एक अलील मुकम्मल तौर पर क्या कर देता है, मास्क कर देता है, छुपा देता है दूसरे अलील की कंडीशन को। अब देखें कौन सी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस, और ये रिलेशन हेट्रोजाइगस पे अप्लाई होंगे। जाहिर सी बात है जब होमोजाइगस पे तो नहीं हो सकते, उसमें तो अलील ही सेम होते हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता इफेक्ट का। इफेक्ट क्रिएट होगा हेट्रोजाइगस में। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर एक अलील कंप्लीटली मास्क कर देता है, छुपा देता है दूसरे अलील के असर को, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। जैसे यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, अब स्मॉल वाई किसके लिए होता है, ग्रीन के लिए, येलो किसके, कैपिटल वाई किसके लिए होता है, येलो के लिए, ठीक है। अब फिनोटाइप क्या इसकी आएगी, वो येलो आएगी, इसका मतलब येलो मुकम्मल डोमिनेट कर रहा है। सेकंड है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसमें क्या होता है जी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में दोनों जो अलील होते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी कंप्लीटली डोमिनेट नहीं होता। दोनों में से जब कोई भी कंप्लीटली डोमिनेट नहीं करेगा, तो जो फिनोटाइप शो होगी वो मिक्स होगी, क्या होगी, ब्लेंड मिक्स होगी। लाइक मैं यहाँ पे आपको, हमारे पास जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट का नाम था कार्ल कोरन्स। उन्होंने क्या किया, जापानीज 4 o'clock प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, रेड प्लांट लिया, उसका क्रॉस करवाया वाइट से। अब आपके ख्याल में रिजल्ट क्या आना चाहिए, या आप अब ऊपर वाला अगर लॉ अप्लाई करते हैं तो यहाँ राउंड, यहाँ आना चाहिए रेड, यहाँ आना चाहिए वाइट, लेकिन फिनोटाइप आ रही थी पिंक, मतलब दोनों का मिक्सचर आ रही थी। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों में से कोई भी अलील मुकम्मल डोमिनेंट नहीं है, तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट है को डोमिनेंस। को का मतलब क्या होता है, कोऑपरेट करना, मिलकर काम करना। तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों अलील अपने आप को शो करें, दोनों ही शो करें अपने आप को, ठीक है, ये भी अपनी फिनोटाइप शो करे, ये भी अपनी फिनोटाइप शो करे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं को डोमिनेंस। बोथ अलील एक्सप्रेस इक्वली एंड कंप्लीटली। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ए बी ब्लड ग्रुप में जो अलील होते हैं डियर स्टूडेंट, एक अलील ये होता है, आई ए होता है, और दूसरा आई बी होता है। अब 2 डिफरेंट अलील है, एक ए है और एक बी है, तो ए भी शो होगा बॉडी में, बी भी शो होगा बॉडी में, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। तो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी है, उनके अंदर अलील क्या है, आई ए और आई बी, हेट्रोजाइगस है, डिफरेंट अलील है, लेकिन दोनों कंप्लीटली बॉडी में एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड को डोमिनेंस। नेक्स्ट है ओवर डोमिनेंस। इसका क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, एमडी कैट में आया हुआ है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ओवर डोमिनेंस। अब ओवर डोमिनेंस में क्या होता है, अगर हेट्रोजाइगस फिनोटाइप तादाद में ज्यादा हो जाए होमोजाइगस फिनोटाइप से, मतलब एक पॉपुलेशन है, उसमें आप क्रॉस करवाई जा रहे हैं, हेट्रोजाइगस वाली फिनोटाइप ज्यादा आ रही हैं, होमोजाइगस वाली कम आ रही हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस। जैसे ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, इसको फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, तो इसमें हेट्रोजाइगस वाले जो आई पिगमेंट है वो ज्यादा पाए जाते हैं होमोजाइगस वाले से, ठीक है, होमोजाइगस वाले से। तो जब हेट्रोजाइगस फिनोटाइप तादाद में ज्यादा हो जाए होमोजाइगस है, तो उसको हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस। तो ये यहाँ पर हमारे मेंडल से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई। इसमें हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन दो को आपने लाजमी जो है वो समझना है, इनके क्रॉस की जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो F1 में क्या है, F1 में तो सारे डोमिनेंट वाले शो होते हैं, F2 की आपने लाजमी याद रखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जी जीन लिंकेज का। अब ये भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये जीन लिंकेज क्या है,
तो जीन लिंकेज कहते हैं द प्रोसेस ऑफ जीन्स स्टेइंग टुगेदर ऑन द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम। एक सेम जो होमोलोगस क्रोमोसोम पाए उन पे जीन्स का पाया जाना। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से समझिए। देखें, एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें हजारों कैरेक्टर्स होते हैं, हजारों ट्रेट्स उसकी बॉडी में होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म में हजारों ट्रेट्स हैं। ट्रेट को कौन कंट्रोल करता है? जीन। इसका मतलब है हजारों जीन्स उसकी बॉडी में मौजूद हैं। लेकिन जब हम और जीन हमने क्या पढ़ा था? जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम पे, लेकिन क्रोमोसोम की जब हम तादाद पढ़ते हैं तो वो तो बहुत लिमिटेड होती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अब मेरी बॉडी में मिलियंस ऑफ ट्रेट्स हैं, मतलब मिलियंस ऑफ जीन्स उनको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम की तादाद है वो तो 46 है। और हमने पढ़ा था जीन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम पे, तो जीन्स मिलियंस में हैं, क्रोमोसोम सिर्फ 46 हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक ही क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स मौजूद होंगे। तो एक ही क्रोमोसोम पे, यही तो लिखा हुआ है उसने, सेम जीन हमने पढ़ा था होमोलोगस एक जीन होमोलोगस क्रोमोसोम पे पाया जाता है, इसलिए टर्म होमोलोगस क्रोमोसोम यूज की है। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर वो एक जीन नहीं होगा, एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक जीन नहीं होगा, जैसे वो मैंने यहाँ पे बनाया था। अब मैंने वो जो डायग्राम बनाई थी उसमें मैंने क्या किया था, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, अब मैंने बना दिया था सिर्फ एक जीन। अब एक जीन तो नहीं होगा, अगर एक क्रोमोसोम पे एक जीन होगा तो फिर मिलियंस ऑफ जीन है, तो क्रोमोसोम भी मिलियंस में होने चाहिए, लेकिन क्रोमोसोम तो 46 है। इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा, अब देखिए यहाँ पे मैं दूसरा जीन भी बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं तीसरा जीन भी बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं चौथा जीन भी बना रहा हूँ। तो एक ही क्रोमोसोम पे मैं बहुत सारे, एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स बना रहा हूँ। और यही वो कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ जीन्स स्टेइंग टुगेदर ऑन सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ मेनी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब एक ही क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स मौजूद होंगे तो इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे जीन लिंकेज। इसको क्या कहेंगे? जीन लिंकेज। दोबारा कॉन्सेप्ट समझिए, वो क्या कह रहा है, एक ऑर्गेनिज्म में हजारों ट्रेट्स होते हैं जिनको हजारों जीन्स कंट्रोल करेंगे। जीन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स पे, अब क्रोमोसोम की तादाद तो बहुत लिमिटेड है। सो इसका मतलब ये है कि मैनी जीन्स विल बी प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। ठीक है, ऑन सेम होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि जीन का एक पार्टनर एक क्रोमोसोम पे होता है तो दूसरा पार्टनर उसके होमोलोगस पे होता है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे जीन एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट, एक ही क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स का इकट्ठे पाया जाना, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड जीन लिंकेज। और याद रखिएगा, एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स मौजूद होंगे, ये तो कॉन्सेप्ट को जीन लिंकेज कह रहे हैं, उन जीन्स को हम क्या नाम देंगे? जीन लिंक्ड जीन्स। उनको क्या कहेंगे? लिंक्ड जीन्स। और याद रखिएगा, लिंक्ड जीन्स जो होते हैं ना, ये आम तौर पर एक साथ ही अगली नस्ल में जाते हैं। मतलब जितना जीन्स क्लोज होंगे वो उनके अगली नस्ल में उसी तरह जाने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। जितने जीन दूर होंगे तो चांसेस होंगे कि हो सकता है कि दोनों इकट्ठे साथ ना जाएं। यहाँ पर भी हम एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे क्रॉसिंग ओवर का भी। तो जीन लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अब यहाँ पर ना इनके दरमियान आता है कॉन्फ्लिक्ट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या पढ़ा था हमने? हमने कहा था एक जीन का जो अलील है वो दूसरे जीन के, दूसरे ट्रेट के किसी भी अलील के साथ मिल सकता है, लेकिन वो तो डिपेंड करेगा जीन लिंकेज के ऊपर। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे फार्मूला बताता हूँ। आपने याद रखना है कि जो जीन लिंकेज है ना, जीन लिंकेज that is inversely proportional to law of independent assortment। मतलब जितना जीन्स में लिंकेज ज़्यादा होगा उतनी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कम होगी। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती किस वजह से? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो यहाँ पे आप क्रॉसिंग ओवर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर जीन्स में लिंक ज़्यादा है, करीब है ज़्यादा, उनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के चांसेस कम होंगे। जितना जीन्स दूर होंगे जीन लिंकेज कम होगा, तो इनवर्स में दूसरी साइड पे क्या हो जाता है, वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है, तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा होंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये फार्मूला आपने याद रखना है बस। तो नंबर ऑफ जीन लिंकेज याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जीन लिंकेज होती हैं उनकी तादाद बराबर होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। जैसे हमारी बॉडी में
क्रोमोसोम कितने हैं 46, ठीक है, लेकिन पेयर कितने बनते हैं 23 पेयर्स बनते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। तो हमारी बॉडी में जो लिंकेज हैं, जीन लिंकेज, वो भी कितने हैं, वो भी 23 हैं। जाहिर सी बात है एक क्रोमोसोम के पेयर के ऊपर एक जीन लिंकेज है तो 23 पेयर है तो 23 ही जीन लिंकेज होंगे। इसी तरह ड्रोसोफिला फ्लाई है, इसमें 4 होमोलोगस पेयर होते हैं तो लिंकेज भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो जीन लिंकेज होंगे उनकी तादाद डिपेंड करेगी जीन लिंकेज, ठीक है, नंबर ऑफ जीन लिंकेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स पे। तो ये 2 फार्मूले अगर आप याद रख लेंगे ना तो ये पूरी स्लाइड का क्रक्स आपको जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल जीन्स ऑन 1 क्रोमोसोम, तो हमने कहा कि बहुत सारे जीन्स सेम क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, जैसे जिसको हमने जीन लिंकेज का नाम दिया। जैसे मिसाल के तौर पे एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंडनेस के जीन भी हैं, हीमोफीलिया के जीन भी है, गाउट घंटिया, हमने आर्थराइटिस की एक टाइप पढ़ी थी, उसके जीन्स भी जो है वो मौजूद है। अब ये क्या है, डिफरेंट जीन्स हैं, कोई कलर ब्लाइंडनेस का है, कोई हीमोफीलिया का है, कोई घंटिया का है, ये सारे जीन एक ही क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये एक ही लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं। सिमिलरली सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया, अल्बिनिज्म, ये भी सारे जो हैं वो डिफरेंट, बेसिकली ये सारे क्या हैं, डिसऑर्डर्स हैं। तो इनके जो जीन्स हैं वो भी सेम क्रोमोसोम पर है, क्रोमोसोम 11 पर, तो ये भी दूसरा लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, ये भी एक ही लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं। ये भी आप कर सकते हैं एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। तो मेंडल लॉ ऑफ असॉर्टमेंट क्या कहता था, मेंडल लॉ ऑफ असॉर्टमेंट ये कहता है कि एक ट्रेट का जो अलील होता है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे ट्रेट के किसी भी अलील से मिल जाए, लेकिन मिलेगा तो तब जब उनमें लिंकेज कम होगा। अब लिंक कम होगा तो इनके मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इंडिपेंडेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, लीड्स टू इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है जो मैंने आपको पहले ही फार्मूले में बता दी। जब आप वो फार्मूले 2 याद कर लेंगे आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जीन्स टाइटली लिंक हैं, मतलब जीन लिंकेज ज़्यादा है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या हो जाएगी, कम। दे डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होगी, कम होगी, ठीक है। द टाइटर द लिंकेज, ठीक है, जितना लिंकेज टाइट होगा कम कम्बिनेशन बनेंगे, कम क्रॉसिंग ओवर होगी। जितना लिंकेज लूज होगा उतनी क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी, नए रिकम्बिनेंट्स बनेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नो लिंकेज इसमें इतना नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे जी, पहले क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट समझे। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आप कहेंगे यहाँ पे डुप्लीकेटेड क्यों बनाए हुए हैं। देखिए क्रोमोसोम हमें नज़र ही तब आता है जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, तो इसका मतलब है जब भी हम क्रोमोसोम बनाएंगे तो आमतौर पर डुप्लीकेटेड फॉर्म में ही हम बना रहे होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डुप्लीकेटेड फॉर्म के अंदर ही जो है वो बने हुए हैं। अब आप देखें इस क्रोमोसोम के ऊपर ये ए मौजूद है, इस क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल ए है, तो बेसिकली तो ये दोनों हैं, ये तो डुप्लीकेशन के बाद बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे स्मॉल बी है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे स्मॉल सी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जब आप गैमीट बनते हैं मियोसिस के जरिए, और मियोसिस में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, याद रखिएगा, एक क्रोमोसोम के, अब इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिड्स। एक क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड्स होते हैं उनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स, और सेपरेट क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड्स होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। और मियोसिस में क्या होता है, जब बी मियोसिस होती है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं वो अपने सेगमेंट्स को क्या करते हैं, यहाँ पे क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है, और वो अपने सेगमेंट्स को क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्याज़मेटा फॉर्मेशन हो रही है, अपने सेगमेंट्स को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब जिससे आप देखिए पहले कम्बिनेशन क्या था, ABC, ठीक है, और यहाँ भी कम्बिनेशन क्या था, यहाँ पे भी कम्बिनेशन क्या था, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, लेकिन अब कम्बिनेशन क्या है, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल c। यहाँ पे क्या था, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, लेकिन अब क्या हो गया है, स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C। यहाँ पे ये पेरेंटल, तो ये दो तो पेरेंटल हैं, पुराने वाले ही हैं, लेकिन यहाँ ये दो नए कम्बिनेशन बने, इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट्स,
ठीक है, इससे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होगी, ठीक है, इससे नए कॉम्बिनेशन भी बनेंगे। अब ये डिपेंड करेगा इन, अब देखें ना, ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है। अब अगर इनके दरमियान लिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होने देगा ये। अगर ये दूर होंगे, यहाँ पे डिस्टेंस में बनाए हुए हैं, इनका मतलब यहाँ पे जो लिंक है वो लूज है, जिसकी वजह से ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, ठीक है, जिससे नए कॉम्बिनेशन बनेंगे तो नए कैरेक्टर्स बनेंगे। ये क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन याद करनी है, ये सेम टू सेम टेक्स्ट बुक वाली जो है हमने यहाँ पे लिखी है और ये बोर्ड में आ चुकी है। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं कि जब भी मियोसिस होती है तो ड्यूरिंग मियोसिस आपने देखा होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स थे वो क्या कर रहे थे, अपने सेगमेंट, कुछ सेगमेंट क्या कर दिया था उन्होंने, एक्सचेंज कर लिया था, ठीक है। इस अमल को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और ये तब ही होगी जब जीन्स के दरमियान जो लिंकेज है वो टूटेगा, ठीक है, या लूज होगा, जिससे नए रिकम्बिनेंट्स बनेंगे, जिसका मतलब है नए रिकम्बिनेंट्स का मतलब है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करेगा। तो आपने डियर स्टूडेंट ये फार्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आपने ये याद कर लेना है, जीन लिंकेज जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के, या आप कह लें क्रॉसिंग ओवर के। क्रॉसिंग ओवर के जितना जीन्स ज़्यादा लिंक होंगे, ज़्यादा करीब होंगे, तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, नए रिकम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो जीन लिंकेज जो होता है ये क्या करता है, जीन्स को आपस में जो है वो क्लोज रखता है, जिससे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्रॉसिंग ओवर क्या करेगी, वो जीन्स को सेपरेट कर देगी, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करे। तो क्रॉसिंग ओवर सपोर्ट करेगी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, जीन लिंकेज अपोज करेगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। बस यही चीज़ है जो कि आपने याद रखनी। देखिए यहाँ पे भी फार्मूला जो है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है जी सेक्स लिंकेज का। शुरू में साइंटिस्ट को देखें, बॉडी में दो टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एक होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। एक साइंटिस्ट है थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर पर एक्सपेरिमेंट किए और पहली बार ये साबित किया कि बॉडी में बहुत सारे ट्रेट्स बॉडी के ऐसे हैं जिनको कंट्रोल करने वाले जीन्स पाए जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ट्रेट्स ऐसे थे जो एक जेंडर में ज़्यादा पेयर हो रहे थे, दूसरे में कम पेयर हो रहे थे। लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, हीमोफीलिया जो बीमारी है ये मेल में ज़्यादा होती है, फीमेल में कम होती है। अब देखा जाए तो ये कोई जेंडर्ड का ट्रेट तो नहीं है, ये तो एक नॉर्मल ट्रेट है हीमोफीलिया। ये मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, लेकिन मेल में ज़्यादा हो रहा है, फीमेल में कम हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है? इसका मतलब है कि जेंडर से कोई ना कोई लिंक है हीमोफीलिया का, कि वो एक जेंडर में ज़्यादा पेयर हो रहा है, दूसरे जेंडर में कम पेयर हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट करके थॉमस हंट मॉर्गन ने ये बताया कि असल में ये जो हीमोफीलिया है या इस तरह के जो दूसरे ट्रेट्स हैं, इनको कंट्रोल करने वाले जो जीन्स होते हैं वो भी सेक्स क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं। यही वजह है कि ये कैरेक्टर्स एक जेंडर में ज़्यादा पेयर हो रहे हैं तो दूसरे जेंडर में कम पेयर हो रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर्स का सेक्स के साथ जो है वो लिंक होना, ये सेक्स लिंकेज कॉन्सेप्ट जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया था किसने? थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो आफ्टर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, जब मेंडल का काम रीडिस्कवर हुआ 1900 में, तो साइंटिस्ट स्टडीड ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय जीन्स ऑन सेक्स क्रोमोसोम। तो साइंटिस्ट ने सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स पाए जाते थे वो कौन से ट्रेट्स कंट्रोल कर रहे थे उनको स्टडी करना शुरू कर दिया। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाया? सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, कि वो ट्रेट्स जिनको कंट्रोल करने वाले जीन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स पर जो हैं वो पाए जाते हैं। अब इसका आगाज़ किसने किया जी? थॉमस हंट मॉर्गन ने 1910 में जो है प्रूव सेक्स लिंकेज इन फ्रूट फ्लाई। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और ये प्रूव किया कि देर आर मेनी ट्रेट्स इन द बॉडी दैट आर लिंक्ड विद सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। और अल्टीमेटली उसने जो है वो 3 टाइप के जो हैं लिंकेज दरियाफ्त किए। एक एक्स लिंक्ड ट्रेट्स,
कि ऐसे ट्रेड्स जिनको कंट्रोल करने वाले जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, ऐसे ट्रेड जिनको कंट्रोल करने वाले जीन सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, ऐसे ट्रेड्स जिनको कंट्रोल करने वाले जीन एक्स वाई दोनों पर पाए जाते हैं। तो ये 3 सेक्स लिंकेजेस दरियाफ्त किए, एक्स लिंक्ड ट्रेड्स, वाई लिंक्ड ट्रेड्स, एक्स वाई या सूडो ऑटोसोमल ट्रेड्स। अब देखिए जो एक्स वाई को सूडो ऑटोसोमल क्यों लिखा हुआ है, एक्स वाई, अब एक्स जो है ये फीमेल में होता है, वाई जो है वो मेल में होता है, वाई में एक्स भी होता है, तो मतलब एक्स वाई मेल फीमेल दोनों में होते हैं। तो ये वाले जो ट्रेड्स हैं जिनके जीन एक्स और वाई दोनों पे पाए जाते हैं, तो वो मेल में भी अपेयर होंगे, फीमेल में भी अपेयर होंगे, जस्ट लाइक ऑटोसोम मेल फीमेल में सेम होते हैं, तो वो मेल में भी उतने ही अपेयर होंगे, फीमेल में भी उतने अपेयर होंगे। इसीलिए इन ट्रेड्स को नाम दिया गया सूडो ऑटोसोमल ट्रेड्स का। क्रोमोसोम्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्रोमोसोम मैंने आपको बताया था बॉडी में 2 टाइप के होते हैं, ऑटोसोम मेल फीमेल में सेम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो ये जो सेक्स लिंकेज का कॉन्सेप्ट था ये डिस्कवर किया था किसने, थॉमस हंट मॉर्गन ने। उसने बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स जो हैं वो डिस्कवर किए थे जिनको कंट्रोल करने वाले जीन कहाँ पे मौजूद थे, सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद थे। तो ट्रेड्स का सेक्स के साथ, सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ लिंक होना, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है सेक्स लिंकेज। और ये पहली बार किसने डिस्कवर किया था, T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने। और उसके लिए जो ऑर्गेनिज्म उसने सेलेक्ट किया था वो था फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, साइंटिफिक नेम है इसका। अब सिलेक्ट करने की वजह क्या थी, शॉर्ट लाइफ साइकिल था, लगभग 2 हफ्तों में ये कई जनरेशन जो हैं ये बना सकते थे। इनको कल्टीवेट करना, कलेक्ट करना, ग्रो करना आसान था। और एक बड़ी वजह सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, कि मेल और फीमेल जो फ्लाइज थी वो एक दूसरे से डिफरेंट थी। लाइक मेल जो थे वो स्मॉल साइज़ के होते थे, आगे वाली जो फ्रंट लेग्स थी उनके ऊपर सेक्स कोम्स, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते थे, राउंड एब्डोमन जो था वो एब्डोमन पीछे से क्या होता है, राउंड। लेकिन फीमेल में जो एब्डोमन है वो क्या होता था, पीछे से पॉइंटेड होता था, नोकदार होता था। फीमेल ओवरऑल लार्ज साइज़ की होती थी और इनमें सेक्स कोम्स फ्रंट लेग्स पर जो हैं सेक्स कोम्स जो है वो मौजूद नहीं थे। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल और फीमेल सेक्सुअली बॉडी के लिहाज से भी उनमें काफ़ी वेरिएशंस मौजूद थी। फिर जॉइंट क्रोमोसोम्स इन सलाइवरी ग्लैंड्स विद बेंडिंग पैटर्न्स, 85 ट्रेड्स जी उसने आइडेंटिफाई किए। मेंडल ने कितने किए थे पी प्लांट में, कि जी मैं 7 ट्रेड्स पे काम करूँगा। थॉमस हंट मॉर्गन ने 85 ट्रेड्स जो हैं उनको क्या किया था, उनको डिस्कवर किया था। और ये चीज़ जो है ये पार्ट थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का भी। तो मेंडल ने अब कितने 85 ट्रेड सिलेक्ट किए, लेकिन सब पे तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था वो, तो उसने जो ट्रेड सिलेक्ट किया वो सिलेक्ट किया आई कलर। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में जो आई कलर था उसको स्टडी करने का फैसला किया। अब उसमें ये चीज़ देखने में आई कि जो रेड आई फ्लाइज हैं ये नॉर्मल कलर है, नॉर्मल मतलब जो नॉर्मली वाइल्ड जो जंगल में जो आमतौर पे ड्रोसोफिला फ्लाइज पाई जाती हैं उनमें रेड आई कलर मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनके अंदर वाइट आई कलर भी मिलता है, और ये म्यूटेंट फॉर्म, इसको रिसेसिव जो है ट्रेट का नाम जो है वो दिया गया। अब मैं जो मॉर्गन ने जो क्रॉस किया उसमें क्रॉस 1 में क्या किया, अब ये क्रॉस जो है ना बस जस्ट आपके जहन में होने चाहिए। वैसे इन क्रॉसेस से रिलेटेड बोर्ड में MCQs नहीं आता, ठीक है। हाँ ये ज़रूर पूछा जाता है कि सेक्स लिंकेज के हवाले से किसने काम किया, थॉमस हंट मॉर्गन ने किया, कौन सा ऑर्गेनिज्म उसने यूज़ किया, तो ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर यूज़ किया। और हमने पढ़ा कि इस फ्लाई के अंदर 4 पेयर होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, मतलब टोटल 8 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें 3 पेयर ऑटोसोम है, मेल फीमेल में सेम होते हैं, और चौथा पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। ये क्रॉस जी जो उसने करवाया था, उसने क्या किया, रेड आई फीमेल का क्रॉस करवाया वाइट आई मेल के साथ, और ये रिज़ल्ट उसने देखा। फिर उसने जी सेकंड क्रॉस करवाया, ठीक है, सेकंड क्रॉस करवाया, ये रिज़ल्ट आया। फिर थर्ड क्रॉस करवाया, फिर उस रेसिप्रोकल क्रॉस भी कहते हैं, लास्ट में करवाया, ठीक है। ये क्रॉस जस्ट आपने देखने हैं, याद नहीं करने। कंक्लूजन याद करना है आपने। फाइनल कॉन्सेप्ट क्या था, फाइनल कॉन्सेप्ट उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट से ये डिसाइड किया। उसकी वजह ये थी डियर स्टूडेंट्स के जो रेड कलर था ना, रेड आई कलर, वो फीमेल में बहुत ज़्यादा अपेयर हो रहा था, और जो वाइट कलर था ना वो मेल में बहुत ज़्यादा अपेयर हो रहा था।
तो इस मकसद के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए कि रेड कलर फीमेल में ज़्यादा पेयर हो रहा है, वाइट कलर मेल में ज़्यादा पेयर हो रहा है। इसकी क्या वजह है कि है तो आई कलर, ठीक है, लेकिन एक जेंडर में ज़्यादा रेड आई कलर एक जेंडर में ज़्यादा पेयर हो रहा है, वाइट आई कलर दूसरे जेंडर में ज़्यादा पेयर हो रहा है। तो ये सारा क्रॉस एक्सपेरिमेंट करने पर पता चला कि इसकी वजह ये है कि कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है, ठीक है, और वो जीन एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। अब फीमेल में चूंकि 2 एक्स होते हैं तो जब तक दोनों एक्स पे वो अलील नहीं आएगा तो वो शो नहीं होगा, ठीक है। वाइट हमने कहा था रिसेसिव अलील है, और रिसेसिव तब ही शो होगा जब दोनों एक्स पर रिसेसिव अलील होगा। तो फीमेल में चूंकि 2 एक्स होते हैं, मेल में एक ही एक्स होता है, तो उस पर एक रिसेसिव अलील भी आ गया तो अपने आप को शो कर देगा। इसको इस तरह से समझे कि लेट से मान लें कि ये जो अलील है ना ये रेडनेस को शो कर रहा है, और ये जो अलील है ये वाइटनेस को शो कर रहा है, ठीक है। अब मेल जो है वो है एक्स वाई। अब मेल में अगर एक पर भी आ गया, ठीक है, ये वाला, तो ये अपने आप को क्या कर देगा, शो कर देगा, ठीक है। लेकिन फीमेल में हमने कहा 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो अगर ये W+ है और ये W, यहाँ याद है हमने कहा था रेड डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट अलील है। जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो चूंकि ये डोमिनेंट है ये शो होगा, तो कलर कौन सा पेयर होगा, वाइट, फिर भी नहीं होना। तो फीमेल वाइट तब ही होंगी जब दोनों के ऊपर रिसेसिव अलील आएगा, और ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि 2 एक्स हैं, तो दोनों एक्स में कई जनरेशन्स के बाद जाकर जो है वो क्या होंगे, पैदा होंगे, ये रिसेसिव कम्बिनेशन आएगा। यही वजह थी कि रेड आई कलर फीमेल में ज़्यादा पेयर हो रहा था, वाइट कलर मेल में ज़्यादा पेयर हो रहा था, क्योंकि वाइट में एक ही एक्स पे अलील आ जाएगा तो वो अपने आप को शो कर देगा। तो ये जो कलर है आई कलर, इसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो किस पे पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पे। तो ये एक एक्स लिंक्ड जो है वो ट्रेट है, ये आपने याद रखना है, ये एक्स लिंक ट्रेट है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जब क्रॉस करवाए गए हैं तो यहाँ पे देखें जो नई नस्ल पैदा की गई F2 में तादाद लिखी हुई है 24,459, 1011, 782 तादाद, मतलब कि बड़ी तादाद में जनरेशन पैदा की गई है। तो ये भी एक MCQs आया हुआ था, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, कि बड़ी तादाद में नई नस्ल को जो है वो पैदा किया गया। अब ये तो नहीं कि 2-4 फ्लाइज बना लेनी है तो उनमें 2 में वाइट पेयर हो रहा हो, 2 रेड में पेयर हो रहा हो, तो बड़ी तादाद में पैदा करेंगे तो ही पता चलेगा कि जी हाँ ये ट्रेट फीमेल में ज़्यादा पेयर हो रहा है और ये ट्रेट जो है वो मेल में ज़्यादा पेयर हो रहा है। तो ये ओवरऑल जो है इसका कॉन्सेप्ट था, ये पूछा नहीं जाता, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी और दूसरा ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट, तो इस तरीके से फाइनल कॉन्सेप्ट क्या निकला, पता चला जी बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनको कंट्रोल करने वाले क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं। यही वजह है कि वो करेक्टर एक जेंडर में ज़्यादा पेयर हो रहे होते हैं, दूसरे जेंडर में कम पेयर हो रहे होते हैं, लाइक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। अब इसका क्या मतलब है, ऐसा ट्रेट जिसको एक डोमिनेंट अलील कंट्रोल करेगा और वो एक्स क्रोमोसोम पे होगा, ऐसा ट्रेट जिसको एक रिसेसिव अलील कंट्रोल करेगा वो एक्स क्रोमोसोम पे होगा, ऐसा ट्रेट जिसको डोमिनेंट अलील कंट्रोल करेगा वाई क्रोमोसोम पे होगा, ऐसा ट्रेट जिसको रिसेसिव अलील कंट्रोल करेगा और वो वाई क्रोमोसोम पे होगा। तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ कम्बिनेशंस जो है वो बनते हैं। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन MD कैट में आए हुए हैं और जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, वो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। मतलब क्रोमोसोम एक्स है, ट्रेट को कंट्रोल करने वाले जो जीन है, जो अलील है, वो एक्स क्रोमोसोम पे, और वो कौन से होंगे, वो होंगे जी रिसेसिव। रिसेसिव होंगे तो ट्रेट शो होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो दीज आर रिसेसिव ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स, कंट्रोल्ड बाय जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। अब ये वाले जो ट्रेट हैं ये फीमेल में कम अपेयर होंगे एज कंपेयर टू मेल। रीजन क्या है, देखें अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया फीमेल में कंट्रोल कौन कर रहे हैं, रिसेसिव अलील। अब फीमेल में ये ट्रेट तब भी शो होगा जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव अलील आएगा, क्योंकि अगर एक पर भी डोमिनेंट आ गया तो डोमिनेंट शो करेगा, रिसेसिव नहीं शो कर पाएगा, ये ट्रेट शो ही नहीं होगा। मेल में एक ही एक्स होता है, तो एक ही एक्स पर रिसेसिव अलील आ गया तो वो अपने आप को क्या कर देगा, शो कर देगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फीमेल नीड 2 रिसेसिव अलील फॉर दी ट्रेट टू अपेयर।
तो अगर इस ट्रेट ने अपेयर होना है तो फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव अलील का आना ज़रूरी है। मेल में चूंकि एक ही एक्स होता है तो एक ही एक्स पे रिसेसिव अलील आ जाएगा तो वो रिजल्ट शो हो जाएगा। तो मतलब ये वाले जो ट्रेट हैं वो मेल में ज़्यादा अपेयर होंगे एज कंपेयर टू फीमेल्स। ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स मेल में ज़्यादा अपेयर होंगे, फीमेल में कम अपेयर होंगे। तो एग्जांपल्स में यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है, मसल वीकनेस है, दूसरा रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है। ये सारे जो ट्रेट्स हैं ये इनको एक रिसेसिव अलील कंट्रोल करता है जो कि किसके ऊपर पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। अब देखें ज़रा, हीमोफीलिया का मैंने एच अलील यहाँ पे शो किया है, रिसेसिव है। अब मेल चूँकि एक्स वाई है तो एक ही रिसेसिव अलील आया, बीमारी शो हो जाएगी। लेकिन फीमेल में अगर एक एक्स है, एक एक्स के ऊपर रिसेसिव है, हीमोफीलिया वाला अलील, दूसरे पे नॉर्मल है, तो शो कौन सा होगा आप जानते हैं, डोमिनेंट शो होगा, रिसेसिव तो शो ही नहीं होता। तो फीमेल तब ही बीमारी को शो करेंगी जब वो रिसेसिव अलील दोनों एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हमारे पास क्या आ गया, जीन कहाँ पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पे होता है, ये मेल में ज़्यादा पेयर होते हैं, ठीक है। बाकी ये क्रॉस के ज़रिए हम समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब यहाँ पे जो ट्रेट है उसको डोमिनेंट अलील कंट्रोल करेगा जो एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है। तो दे अकर इन फीमेल्स एंड मेल्स इन अप्रोक्सीमेटली इक्वल प्रोपोर्शन। क्यों, डोमिनेंट अलील है तो अगर फीमेल में एक भी डोमिनेंट अलील होगा, डोमिनेंट अलील की वजह से होना है, तो एक पे भी आ जाएगा तो शो हो जाएगा। जैसे हम कह रहे थे कि पिछले केस में हम कह रहे थे कि फीमेल में एक एक्स पे भी आ जाएगा तो वो अपने आप को क्या कर देगा, शो कर। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल जो है वो प्रोपोर्शन है। तो इसमें विटामिन डी रेजिस्टेंस ऐसे हाइपोफास्फेटेमिक रिकेट्स भी कहते हैं, रेट सिंड्रोम है, ये सिर्फ नाम याद रखने हैं आपने। उसके बाद है जी वाई लिंक्ड। अब वाई लिंक्ड जो है वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे ही ट्रेट पाया जाता है और वाई जो होता है वो सिर्फ मेल टू मेल मूव करता है। तो एस वाई लिंक्ड जो ट्रेट होंगे, चाहे वो डोमिनेंट है चाहे वो रिसेसिव हो, वो सिर्फ मेल में अपेयर होंगे, फीमेल में अपेयर नहीं होंगे। लाइक जो है वो हमारे पास यहाँ पर कंडीशंस हैं, ठीक है, हाइपर ट्राइकोसिस, जिसमें क्या होता है जी, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द रिम ऑफ पिन्ना, ठीक है। ये यहाँ पे पिन्ने के ऊपर जो है यहाँ पे हेयर्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं ओल्ड एज में। अब ये चीज़ मेल में ज़्यादा देखने को मिलती है, फीमेल में नहीं मिलती, क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला जो अलील है वो वाई क्रोमोसोम पे, और वाई क्रोमोसोम किस में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर ही जो है वो मौजूद होता है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में हमारे पास एक एग्जांपल है हीमोफीलिया की। इससे रिलेटेड जी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, ठीक है। हीमोफीलिया हमने पढ़ा कि ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। मतलब इस ट्रेट को एक रिसेसिव अलील कंट्रोल करेगा और वो रिसेसिव अलील कहाँ पे होगा, एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, काफ़ी रेयर है, एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर है। अब इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके अंदर उसके ब्लड में ब्लड को क्लॉट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो मिसिंग होते हैं। तो ब्लड क्लॉट फैक्टर मिसिंग होने की वजह से जब उस पेशेंट में ब्लीडिंग होती है तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। तो ऐसे पेशेंट में अगर एक छोटा सा भी कट लग जाए तो ब्लीडिंग होती रहेगी, और अगर फौरी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो ब्लीडिंग चूँकि कंटिन्यू रहेगी तो ब्लड लॉस की वजह से पेशेंट की जो है वो डेथ भी हो सकती है। लिहाजा पैटर्न क्या है जी इसमें, अब इसमें अगर आप देखें तो पैटर्न ये है कि मेल है एक्स, मेल है एक्स वाई, तो एक एक्स पे भी आ गया रिसेसिव अलील तो शो हो जाएगी बीमारी। फीमेल है डबल एक्स, तो अगर एक पे आता है रिसेसिव अलील तो बीमारी शो नहीं होगी, दोनों पे आना जो है वो ज़रूरी है। तो यही वजह है कि मेल में एक एक्स है उस पर आ गया तो करेक्टर शो हो जाएगा, फीमेल में जब तक दोनों एक्स पे नहीं आएगा करेक्टर शो नहीं होगा। यही वजह है कि हीमोफीलिया मेल में ज़्यादा होता है और फीमेल में जो है वो क्या होता है, कम होता है।
तो हीमोफीलिया की जो है वो टाइप्स हैं, इसकी 3 टाइप्स हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। इसमें जो ए और बी जो हैं इसको कंट्रोल करने वाले जो अलील है वो एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, जबकि सी को कंट्रोल करने वाले जो है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये करेक्टर मेल में ज़्यादा पेयर होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, तो वजह मैंने आपको बता दी, जितने भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होंगे वो मेल में ज़्यादा पेयर होंगे एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल सिर्फ तब शो करेंगी उस बीमारी को जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव अलील मौजूद होगा, मतलब जब वो क्या होगी, रिसेसिव के लिए क्या होगी, होमोजाइगस होंगी। अब ये जो बीमारियां होती हैं अगर फैमिलीज़ में देखा जाए तो ये जिग जैग पैटर्न में मूव करती हैं। जिग जैग पैटर्न का मतलब क्या है, ग्रैंड फादर से जाएंगी डॉटर में, ठीक है, डॉटर कैरियर होंगी। ठीक है, कैरियर का मतलब क्या है कि एक दोनों एक्स में से एक पर जो है वो रिसेसिव अलील मौजूद होगा। अब बाजारी तो इस कैपिटल की वजह से बाजारी वो फीमेल नॉर्मल अपेयर होंगी, लेकिन उनके अंदर बीमारी वाला अलील है जो अगली नस्ल को जो है वो भेजेंगी। ठीक है, टू ग्रैंडसन, ये भी पूछा हुआ है, जिग जैग पैटर्न पूछा हुआ है, तो ग्रैंड फादर से कैरियर डॉटर यहाँ पे आएगा, कैरियर डॉटर टू आगे आएगा ग्रैंडसन। ठीक है, इसकी हम पेडिग्री देखते हैं। तो पेडिग्री में जो रूल है वो रूल क्या होता है कि स्क्वायर मेल के लिए होता है और जो सर्कल है वो फीमेल के लिए होता है, और जो रेड कलर है वो डिजीज़ को शो करता है, ग्रीन कलर जो है वो नॉर्मल को शो करता है, और अगर सर्कल में ऐसे सेंटर में गोल दायरा लगा हो तो वो किसको शो करता है, कैरियर को शो करता है। अब ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है यार, याद रखिएगा आपका जो MCQs है ना वो भी यहीं से आना है। और कलर ब्लाइंडनेस का भी सेम है, क्योंकि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव अलील ने कंट्रोल करना है। तो जहाँ पे हमने स्मॉल h लगा होगा वहाँ पे आप स्मॉल c लगा देंगे, क्रॉस उसका भी यही होना है। अब यहाँ पर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फैमिली है, एक कपल है, ये जो है वो स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये मेल है और ये फीमेल है। अब ग्रीन कलर नॉर्मल के लिए है, रेड कलर डिजीज़ के लिए, इसका मतलब यहाँ पे जो मेल है वो अफेक्टेड है, हीमोफीलिया का शिकार है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, XY, एक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्मॉल h। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव अलील कंट्रोल करेगा, जबकि मदर जो है वो नॉर्मल है, दोनों एक्स पे क्या है, कैपिटल H है। अब ये क्या करते हैं, ये मैरिज लाइन है, दोनों की मैरिज होती है और उनके बाद इनकी अगली नस्ल पैदा होती है। अब अगली नस्ल में एक बेटा है और एक जो है वो बेटी है। अब याद रखना है आपने कि जो सन होता है ना, सन वो हमेशा फादर से Y क्रोमोसोम ही लेगा और X क्रोमोसोम वो लेगा अपनी मदर से। ये आपने याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सन है वो फादर से हमेशा Y क्रोमोसोम इनहेरिट करता है, तो Y इधर से ये आ गया, X कहाँ से लेना है, वो मदर से लेना है, तो ये X जो है इन दोनों सेम है तो दोनों में से कोई भी लगा देंगे, इधर आ गया। अब जो डॉटर है, डॉटर X क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम जो है वो लेंगी अपने फादर से, एक X लेंगी अपनी मदर से। अब मदर से तो आ गया नॉर्मल X, लेकिन फादर से कौन सा X आ रहा है, बीमारी वाला X आ रहा है। अब यहाँ पे कम्बिनेशन क्या बन गया, अब यहाँ पे कम्बिनेशन बन गया है डियर स्टूडेंट, X कैपिटल H एंड X स्मॉल h। ठीक है, अब कैपिटल की वजह से ये बीमारी वाला लील है, लेकिन चूंकि ये डोमिनेंट है तो डोमिनेंट शो करेगा, बीमारी शो नहीं होगी। तो बाजारी ये जो फीमेल है ये क्या होगी, बाजारी फिनोटिपिकली ये नॉर्मल है, लेकिन जीनोटिपिकली ये जीनोटाइप है, जीनोटिपिकली नॉर्मल नहीं है, इनमें बीमारी वाला अलील मौजूद है जो ये अगली नस्ल को भेज सकती है। इसलिए हम इनको कहेंगे कैरियर, कैरी करना, कि एक नस्ल से बीमारी वाला अलील कैरी करके अगली नस्ल में भेजना। ठीक है, अब क्या होता है जी कि ये जो हमारे पास ये जो कैरियर फीमेल हैं, इनकी एक नॉर्मल मैन से जो है वो शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा जी, अब मैन नॉर्मल है, ठीक है, तो Y क्रोमोसोम आएगा किसमें, सन में। ठीक है, Y आ गया। अब यहाँ पे देखिए फीमेल में, मदर में दो टाइप का X है, एक कैपिटल वाला, एक स्मॉल वाला है। अब हमने कहा था कि जो सन होते हैं वो X क्रोमोसोम कहाँ से लेते हैं, अपनी मदर से। अब मदर से कौन सा X लेंगे, स्मॉल वाला लेंगे, कैपिटल वाला लेंगे, हमें नहीं पता, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ बना देंगे। इसलिए यहाँ पे दो सन बनाए हुए हैं, एक जो है वो इस वाले के साथ बनाया हुआ है और दूसरा जो है वो इस वाले X के साथ जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली
फीमेल जो है वो क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे अपने फादर से। अब मदर में एक्स दो टाइप का है तो वो ये वाला भी ले सकती हैं, ये वाला भी इनहेरिट कर सकती हैं। तो फीमेल भी हमने दोनों पॉसिबिलिटीज़ के साथ जो है वो क्या कर दी हैं, बना दी हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब आप देखिए हमने कितनी जनरेशन बनाई है, जनरेशन नंबर 1 है, ये जनरेशन नंबर 2 है, ये जनरेशन नंबर 3 है। इन 3 जनरेशन्स में आप देखें एक भी फीमेल ऐसी नहीं है जो कि अफेक्टेड है, बीमारी का शिकार है, डिजीज़ है। कोई भी फीमेल आपको डिजीज़ नहीं मिल रही, लेकिन मेल आपको 2 जनरेशन्स में डिजीज्ड मिल रहे हैं। ठीक है, 2 जनरेशन्स में क्या मिल रहे हैं, डिजीज मिल रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है कि मेल में एक ही एक्स होता है, तो एक ही एक्स पे रिसेसिव अलील आ जाएगा तो ट्रेट डिजीज अपेयर हो जाएगी। फीमेल में तब तक अपेयर नहीं होगी जब तक वो उसके लिए होमोजाइगस नहीं होगी, जब तक दोनों के ऊपर रिसेसिव अलील नहीं आ जाएगा, जो कि आपने देखा इन 3 जनरेशन्स में नहीं आया। यही वजह है कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होते हैं वो मेल में ज़्यादा अपेयर होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल ज़्यादातर कैरियर्स का काम करती हैं। अब इन 3 जनरेशन में अगर आप डिजीज़ का ट्रांसफ़र होने का पैटर्न देखें तो देखें जी, ये मदर है और ये उनका सन है। तो ये जो सन है, ठीक है, और ये मदर के ये क्या होंगे, फादर। मदर के ये फादर है, लेकिन इस बच्चे के लिए वो क्या है, ग्रैंड सन, ग्रैंड फादर है। तो ग्रैंड फादर से बीमारी आई किस में, कैरियर मदर में, जो कि उनकी डॉटर है, और कैरियर मदर से किस में आ गई है, ग्रैंड सन में। तो ये वाला पैटर्न जो है वो बेसिकली फॉलो होगा, इस तरह से आएगी, इस तरह से। तो ये इस तरीके से पैटर्न चलता जाएगा। तो ये है जिग जैग पैटर्न, मतलब ग्रैंड फादर से कैरियर मदर या कैरियर डॉटर भी कह सकते हैं, उनके हिसाब से मदर कहेंगे, इसके हिसाब से डॉटर कहेंगे, इनके हिसाब से डॉटर कहेंगे, इनके हिसाब से मदर कहेंगे। तो डिजीज ग्रैंड फादर से कैरियर मदर टू ग्रैंड सन जो है वो जिग जैग पैटर्न में ट्रांसफर होगी। ये पैटर्न भी पूछा हुआ है जिग जैग में, कहाँ से ग्रैंड फादर से किस में आएगी, कैरियर मदर में, कैरियर मदर से किस में आएगी, ग्रैंड सन में। ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। यही सेम सीक्वेंस कलर ब्लाइंडनेस का भी। अब मैंने आपको कहा इसमें से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा कि इफ़ मदर इज़ नॉर्मल, फादर इज़ डिजीज़, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हीमोफीलिया इन देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो आपने इस तरह क्रॉस बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे, तो इसमें आप देखें हीमोफीलिया कोई भी नहीं है। ठीक है, हाँ कैरियर के चांसेस ज़रूर हैं, 50%। ठीक है, 2 हैं तो एक में अपेयर हो रहा है कैरियर, तो 50% कैरियर है। तो इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप 4-5 बार मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लेके प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको जो है वो याद हो जाएंगे। सेम चीज़ कलर ब्लाइंडनेस की भी है, उसमें आपने स्मॉल सी यूज़ करना है बस। तो इसके लिए हमने डियर स्टूडेंट हमारी जो एंड गेम है, बायोलॉजी एंड गेम, वो हमने अपलोड कर दी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, पास एमडी कैट प्रेपरेशंस पे। तो मेरा आपको यही मशवरा होगा कि पहले आप इसको अंडरस्टैंड करें इस लेक्चर को, फिर उसके बाद उस एंड गेम पे जाके इसके मल्टीपल मुख्तलिफ प्रोविंसेस में जितनी पॉसिबिलिटीज़ के क्वेश्चन हैं वो सारे मौजूद हैं, उसकी जाके प्रैक्टिस करें, तो आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा। मैंने कहा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, सो थ्योरी पर कम फोकस करना है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो कलर ब्लाइंडनेस में हम एक ऑप्सिन पढ़ते हैं, हमारे आंख के रेटिना में एक प्रोटीन पाई जाती है ऑप्सिन। तो ब्लू ऑप्सिन का जो जीन है वो क्रोमोसोम 7 पे पाया जाता है, अल्बिनिज्म वाला क्रोमोसोम 11 पे पाया जाता है, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, पैटर्न बाल्डनेस गंजापन, अब गंजापन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, ये तीनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं। वाई लिंक जो ट्रेट होते हैं वो हमेशा फादर से सन में जाते हैं। जाहिर सी बात है वाई क्रोमोसोम सिर्फ सन ने ही इनहेरिट करना है, वो मेल टू मेल ही जाना है। तो उसका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। उसका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इस लेक्चर में थ्योरी पर कम फोकस किया है, ज़्यादातर हमने क्रॉस डिस्कस किए हैं। तो इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर वर्सेस जीन लिंकेज, उसके बाद हीमोफीलिया, इन 4 टॉपिक्स को आपने एप्लीकेशन बेस्ड फोकस करना है। और जीन लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर में वो 2 फार्मूले मैंने आपको बताए थे, वो 2 फार्मूलाज आपने याद करनी है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो आपने याद रखनी है। और इसमें यहाँ पर
आपसे पूछा जाएगा कि अगर मदर डिजीज़ हैं, फादर नॉर्मल हैं, तो अगली जनरेशन में कितने % डिजीज़ के चांसेस हैं, कितने % नॉर्मल के चांसेस हैं। इस तरह एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, जो कि हमारी एंड गेम पर मौजूद हैं। जाके इस चैप्टर को करने के बाद आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करेंगे तो ये चैप्टर आपका 100% जो है वो तैयार हो जाएगा।